ये है 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स आ चुके हैं जिनका लिंक आपको आया आइकन पे मिलेगा। आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, एमसी एंड एसी। यानी कि हम समझेंगे कि जो एवरेज कॉस्ट पढ़ के आए हो, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ के आए हो, टोटल कॉस्ट पढ़ के आए हो, इनके बीच का रिश्ता क्या। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले बात करते हैं एवरेज कॉस्ट क्या थी। एवरेज कॉस्ट थी कि अगर आपको 10 प्रोडक्ट बनाने के लिए 100 रुपये लगा है तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना पैसा लगा, उसे हम बोल रहे थे कि एवरेज बता दो कि एक पे कितना खर्चा आ रहा है। एक पे खर्चा आ रहा है 10 रुपये, वो क्या हो गई आपकी एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या थी कि आपके पहले जब आप प्रोडक्शन कर रहे थे 10 यूनिट का 100 रुपये लग रहे थे, फिर आप 20 यूनिट का प्रोडक्शन करने लगे 200 रुपये लगने लगे। कितना चेंज आया है कॉस्ट में? 100 रुपये का। ये आपकी क्या बन जाती है? मार्जिनल कॉस्ट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है उसको जब चेक कर रहे हो तो मार्जिनल कॉस्ट चेक कर रहे हो। टोटल कॉस्ट क्या बोलते हैं कि यार मुझे बता दो कि कुल मिला के कितना पैसा खर्चा हुआ है। जब 10 प्रोडक्ट बन रहा है तब कितना हुआ, जब 20 बन रहा है तब कितना हो रहा है, जब 30 बन रहा है तब कितना, टोटल बता दो मेरे को कितना खर्चा हो रहा है। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही? इनके चार्ट्स कैसे है, ये कैसे बिहेव करते हैं, ये सब हम समझ के आ चुके हैं। आज के लेक्चर का फोकस क्या रहेगा कि इनके बीच में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। एसी एंड एमसी, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में एक सिंपल सा रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बातचीत कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि यार एवरेज कॉस्ट भी बोल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी बोल रही है कि यार हम दोनों का बिहेवियर क्या है कि पहले तो हम लोग डिक्लाइन करते हैं फिर हम लोग राइज करने लग जाते हैं, यानी कि हम यू शेप के ग्राफ बनते हैं। क्यों बनते हैं ऐसे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के कारण। पहले तो वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने से, देखो ये बातें आपको तभी समझ आएंगे अगर प्रोडक्ट वाला चैप्टर पढ़कर आए हो तो सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ लो। क्या बोल रही हूँ मैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हमें क्या बता रहा था प्रोडक्ट वाले चैप्टर में कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करोगे आपका प्रोडक्ट, आपका जो आउटपुट है वो भी क्या करेगा? राइज करेगा। लेकिन अगर आप और इंक्रीज करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या करेगा? डिमिनिश करने लग जाएगा। रीजन क्या दिया था? रीजन दिया था कि फिक्स्ड फैक्टर्स कांस्टेंट है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर से एक बार लॉ को, फिर इस पे आएंगे। क्या बोल रहा है लॉ कि मैंने एक समोसे की दुकान लगा ली, अब एक कढ़ाई रख ली, उस कढ़ाई में मैं क्या कर रही हूँ? समोसे निकाल के सबको सर्व कर रही हूँ। तो मैं समोसे निकाल भी रही हूँ, सर्व भी कर रही हूँ, मेरा टाइम क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मैं चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही। मैंने क्या किया? एक और बंदा काम पे रख लिया। पहले मैं सारे दिन में 10 समोसे बना के बेच पा रही थी, अब जैसे मैंने एक और बंदा काम पे रखा, सर्विंग का काम उसने संभाल लिया। मेरा काम क्या था? सारे दिन खड़े होके समोसे तलना। तो मैं 10 की जगह मेरा सेल बढ़कर कितना हो गया? आउटपुट बढ़ के कितना हो गया? 30 हो गया। मैं खुश हो गई कि अरे बंदा बढ़ाने से मेरे समोसे का आउटपुट बढ़ रहा है। मैंने क्या किया? एक और बंदे को काम पे रख लिया। अब इस एक और बंदे की मेरे बिजनेस में ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एक दिन में कढ़ाई में 30 ही समोसे निकल सकते थे, उससे ज़्यादा समोसे निकालना पॉसिबल ही नहीं था। तो इस बंदे के आने की वजह से मेरा जो प्रोडक्ट है वो 30 से बढ़कर 40 तक चला गया, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। तो पहले क्या हो रहा था? हम 2 जने मिलकर 30 समोसे बना रहे थे, अब हम 3 जने मिलकर 40 ही बना पा रहे हैं। यानी कि डिवाइड ज़्यादा हो रहे कि नहीं हो रहे समोसे? हाँ, यानी कि हमारा जो रिटर्न है वो घट रहा है। पहले रिटर्न बढ़ा लेकिन दूसरा बंदा रखने की वजह से रिटर्न डिमिनिश कर गया। क्यों? क्योंकि कढ़ाई तो एक ही है ना, या तो एक कढ़ाई भी और लगती। हाँ, किसको बात समझ आ रही है कि फिक्स्ड फैक्टर के फिक्स्ड होने की वजह से आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो तो रिटर्न बढ़ता है क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर अच्छे से यूज होने लग गया। लेकिन अगर आप ज्यादा वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर देते हो तो आपके रिटर्न्स डिमिनिश करने लग जाते हैं क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड है, उसकी एक कैपेसिटी है। इसीलिए जब रिटर्न्स बढ़ रहे हैं हमारी कॉस्ट घटेगी, हमें फायदा का सौदा हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे रिटर्न्स डिमिनिश करने लग गए, गिरने लग गए, हमारी कॉस्ट राइज कर देगी। इसीलिए हमारा जो एमसी कर्व है या एसी कर्व है ये यू शेप का बनता है। इतनी बात अगर हमें समझ आ गई यू शेप का क्यों बन रहा है तो हमें ये समझ आ गया कि पहले कर्व गिरेगा फिर कर्व उठेगा। अब क्या हो रहा है? इधर आते हैं टॉपिक पे। एमसी और एसी खड़े होकर बात कर रहे हैं कि यार तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एमसी बोल रहा है, एसी भी बोल रहा है तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो बोल रहे हैं कि यार अभी हम दोनों गिरने वाले। एमसी बोल रहा है
कि भाई अगर तू गिरेगा ना, MC AC को बोल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को बोल रहे हैं कि भाई जैसा तू बिहेव करेगा ना मैं उससे ज़्यादा बिहेव करूँगा। यानी कि ऐसे समझ लो, जो AC है वो थोड़ा शांत स्वभाव का है, जो MC है वो एकदम वॉलेटाइल बच्चा है। AC क्या बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा, गिरूंगा। MC बोल रहा है तू गिरेगा यार, मैं तुझसे ज़्यादा गिर जाऊँगा। फिर AC बोल रहा है मैं तो राइज करूँगा। MC बोल रहा है तू राइज करेगा, मैं तुझसे ज़्यादा राइज कर जाऊँगा। यानी कि जो भी बिहेवियर AC डिपिक्ट करेगा उससे ज़्यादा, सेम बिहेवियर उससे ज़्यादा डिपिक्ट करेगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ये तो हमने बात कर ली उसमें। यहाँ पे देखते हैं अब डाटा हमारा क्या बोल रहा है कि देखो AC क्या है, ज़्यादा है, MC कंपेरेटिवली AC से क्या है, स्मॉलर है, क्या है, लेस देन बोल सकते हैं हम। MC जो है AC से क्या है, लेस देन है। ये देखो, हाँ या ना, हाँ या ना। एक पॉइंट आ गया जहां पे MC और AC क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर इसके आगे भी MC और AC का कॉलम बनेगा तो वो कैसा दिखेगा, AC 6 हो जाएगा, MC 8.5 हो जाएगा। यानी कि AC क्या करेगा, राइज करना, अच्छा राइज करना शुरू करेगा ना। लो AC को भी राइज करवाते हैं, हमने गलत लिख दिया। AC क्या करेगा, राइज करेगा। MC क्या करेगा, उससे ज्यादा स्पीड से राइज कर। बोलो किसको कुछ कुछ बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। यहाँ पे क्या हो गया, MC ग्रेटर देन AC हो गया। पहले MC लेस देन है, एक पॉइंट पे इक्वल हुआ, उसके बाद MC ग्रेटर देन AC हो गया। सिंपल रिलेशन क्या है, ये AC है, ये MC है, दोनों गिर रहे हैं। AC क्या कर रहा है, गिर रहा है, MC उससे भी ज्यादा स्पीड से गिर। MC लोअर वैल्यू पे है ना, तो MC ज्यादा गिरा हुआ है। एक पॉइंट पर आकर AC और MC क्या हो गए, बराबर हो गए। उस पॉइंट के बाद AC क्या करेगा, राइज करना शुरू करेगा। AC जैसे ही राइज करना शुरू करता है, MC उससे भी ज़्यादा स्पीड से राइज करने लग जाता है। यही लिखा हुआ है कि AC गिर रहा है, MC लोअर देन AC होगा, AC से भी ज़्यादा गिरा हुआ होगा। AC राइज कर रहा है, MC AC से भी ज़्यादा राइज कर जाएगा। MC जिस पॉइंट पे AC को कट करेगा वो उसका लोएस्ट पॉइंट होगा। ये AC का लोएस्ट पॉइंट है। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है, हाँ या ना। समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है AC और MC का रिलेशनशिप। ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम किसका रिलेशनशिप देखने वाले हैं, TC और MC का। TC क्या होती है, टोटल कॉस्ट। हमें पता है हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो तो क्या करने वाला है, इंक्रीज ही करने वाला है, हाँ या ना। टोटल कॉस्ट तो डिमिनिश कर ही नहीं सकता ना, अगर एक बंदे को और काम पे रखोगे, एक बंदे को और काम पे और काम पे और काम, टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नाउ द मुद्दा इज कि टोटल कॉस्ट का जब बिहेवियर चेक कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि टोटल कॉस्ट कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। हमें पता है कि टोटल कॉस्ट कैसे बनता है, हर बार मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते जाओ अगर आप, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट को हम समिशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के सम को भी हम टोटल कॉस्ट बोल देते हैं, हाँ या ना। तो अगर हम यहाँ पे इसका बिहेवियर चेक करने की कोशिश करें, बिहेवियर समझे ग्राफ को देख के, तो हम क्या नोटिस कर पाएंगे कि हमारा देखो MC क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। पहले मान लेते हैं कि 5 था, फिर 4 था एंड फिर 2 हो गया। तो यानी कि जो टोटल कॉस्ट में एडिशन हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रही है, पहले 5 ऐड हो रही थी, फिर 4 ऐड हो रही थी, फिर 2, यानी कि टोटल कॉस्ट हमेशा पहले 5 का जंप मारा, फिर 4 का जंप मारा, फिर 2 का ही जंप मारा। यानी कि हर बार जंप की वैल्यू क्या करी है, घटी है। यानी कि टोटल कॉस्ट इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन इंक्रीज करने की जो स्पीड है वो क्या है, लेस है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है, डिमिनिश कर रही है। फिर एक पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट अपना लोएस्ट हिट कर चुकी है, इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट राइज करना शुरू करने वाली। इस पॉइंट पे बात चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रही है, से 3 से 4 से 5 से 6। अब टोटल कॉस्ट में एडिशन कितना होगा, 3 का। यहाँ पे खड़े हो, 3 का एडिशन हो गया, उसके बाद 4 का एडिशन हो गया, उसके बाद और ज्यादा। यानी कि हर बार जंप की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। मतलब टोटल कॉस्ट जो इंक्रीज कर रहा है वो कैसी स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हर बार एडिशन ज्यादा हो रहा है।
यानी कि जब बिहेवियर पढ़ोगे तो वो क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप पढ़ोगे क्या बोलोगे कि MC डिमिनिश करेगा तो TC बढ़ेगा तो सही, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, घटते घटते रेट पे, धीमी स्पीड पे बढ़ेगा। जब MC अपने लोएस्ट पॉइंट को हिट कर जाएगा वहां पर सीन बदलेगा। TC इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट बंद हो जाएगा। ये जो धीमी धीमी स्पीड पे बढ़ रहा था इस पॉइंट पे ये बिहेवियर बंद हो जाएगा, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। नया रिश्ता कौन सा शुरू होगा, MC बढ़ेगा और TC उसके साथ साथ इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज करने लग जाएगा। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? सिंपल सा हमारा रिलेशन है। बोलो बोलो किसको क्लियर हो रहा है? पहले TC में कितने का एडिशन हुआ, 6 का। कितने का एडिशन हुआ, 4 का। कितने का एडिशन हुआ, 4 का। यहां पर वो अपना लोएस्ट पॉइंट हिट कर गया। 4 के बाद अब जो MC है वो राइज करना शुरू करेगा, यानी कि जो TC में ऐड होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में जो ऐड होने वाला है वो 6 है। यानी कि अब जो TC बढ़ेगा ना वो इंक्रीजिंग स्पीड से राइज करेगा। बोलो किसको बात बिल्कुल ही समझ आ गई? हाँ या ना? ये छोटा सा टॉपिक था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन TC, MC, AC। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, कमेंट डाउन कर लो। ये चैप्टर कंप्लीट कर लो, नोट्स बना लो, रीडिंग कर लो, कोई भी डाउट्स है पूछ लो। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, रेवेन्यू को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रोड्यूसर के लिए उसका रेवेन्यू काम करता है। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।